जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं 2024 यूपी पीसीएस के बारे में, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के बारे में। और आज हमारा वीडियो होने वाला है यूपी पीसीएस 2021 प्रीलिम्स पेपर के बारे में, और ये आज उसका तीसरा पार्ट है। 2023-2022 का प्रीलिम्स पेपर अपलोड कर दिया गया है, और पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 2021 का अपलोड कर दिया गया है। ये आज तीसरा पार्ट है, और कोशिश ये रहेगा कि आज या कल सुबह तक 2021 का भी अपलोड कर दिया जाएगा। फिर 2020, 19, 18, 17, 16, 15 तक मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 8 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाए। फिर उसके बाद में मैं जल्द से जल्द ये चाहूँगा कि फरवरी तक आप सभी का, एक मिनट रुकिए, फरवरी तक आप सभी लोगों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो साइंस टेक्नोलॉजी, कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट फरवरी तक एकदम कंप्लीट कर दिया जाए, और साथ ही साथ 8 से 10 साल का पीवाईक्यू। ठीक है। अब पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है मैं हर वीडियो में बताता हूँ शुरुआत में, और शायद अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा थोड़ा बहुत पीसीएस के बारे में जानता है, थोड़ा बहुत, तो उसको मालूम होगा कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर यूपी पीसीएस के लिए तो पीवाईक्यू मतलब रामबाण है। अगर आप 8 से 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बस कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए और 1 साल का कम से कम करंट अफेयर पढ़ लीजिए सही तरीके ढंग से। आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एकदम निकल चुका है, मान लीजिए। आपको ज़्यादा दौड़ भाग की ज़रूरत नहीं है। तो पीवाईक्यू से कई चीज़ फ़ायदा होता है, आपको एग्जाम पैटर्न पता चलता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और ये पता चलता है कौन से टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और हमने इसके बारे में वीडियो बनाया 2019 से 2023 तक विस्तार से, जाके आप फिलहाल देख सकते हैं। तो पीवाईक्यू जरूर देखिए, पीवाईक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लेंगे किसी भी कोचिंग का, तो वहाँ पर पीवाईक्यू के ही सवाल मिलते हैं। ठीक है। और कुछ विशेष अपने तरफ से कुछ नहीं देते हैं। वो कोचिंग 5,000 का भी मिलता है, 1,000 का मिलता है, 10,000 का मिलता है, 15,000 का मिलता है, कई सारे अपने अपने रेट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली वीडियो बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक पॉइंट विस्तार से। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी तो आप समझते होंगे कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। अगर आप बेशक अगर आपके पास ठीक ठाक बढ़िया पैसा, तो जाइए 15,000, 10,000, 5,000, 20,000, 2,000, जितना भी फीस है वहाँ पर देकर आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको पढ़ना और सिलेक्शन लेना है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं आपको कहीं कहीं पर भी फोर्स नहीं करूँगा, जहाँ पर सही लगे वहाँ पर आप पढ़िए। ठीक है। आज का पहला सवाल, इस वीडियो का सवाल नंबर पहला है, और वैसे सवाल नंबर 44 है। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सवाल को ध्यान से पढ़ना। राज्यों के गठन, 4 नाम है, ठीक है, 2 इधर 2 इधर। बताना है इन चारों में से सबसे पहले किसका गठन हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। 44 का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि पहले आएगा 4 वाला, फिर 1, फिर 3, फिर 2। पहले आएगा 4, यानी पहला, इन चारों में सबसे पहला राज्य का जो गठन हुआ वो था हरियाणा। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर, लिख देता हूँ, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। फिर क्या है नंबर 1 वाला, यानी कि गोवा। इसके बाद में गोवा का होता है गठन 30 मई 1987, लिख देता हूँ। यहाँ 30 मई है तो ध्यान देना, मई है। उसके बाद में 3 वाला यानी झारखंड। झारखंड का होता है 15 नवंबर सन 2000, 15 नवंबर, ये नवंबर है, ध्यान देना, सन 2000। ठीक है। ठीक। अब बचा तेलंगाना। इसका होता है 2 जून 2014। ठीक है, इतना चीज़ मालूम हो गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब पहली चीज़ ये जानो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, कौन सी चीज़ उल्लेखित नहीं है। 45 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि संघीय। संघीय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब लोकतांत्रिक, संप्रभुता और पंथ निरपेक्ष, जाहिर सी बात है ये शामिल होंगे। ठीक है। जब एक शामिल नहीं है तो इसका मतलब अपने आप ही हो गया कि ए, सी और बी शामिल होगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करें, ध्यान सुनना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का उल्लेख है, जबकि संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। एक प्रस्तावना मूल रूप से संविधान दस्तावेज के दर्शन तथा उद्देश्यों को समझाते हुए एक दस्तावेज में एक अपरिचयात्मक, यानी कि अपरिचयात्मक कथन है। प्रस्तावना के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प में रखा गया था, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अब ये भी ध्यान देना कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये दोनों कब जोड़े गए थे? तो 42वें संशोधन 1976 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 267। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 267 यानी कि 267 अनुच्छेद नंबर। अब ध्यान सुनना कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 जो है, संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी
आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिकता निधि संघ या राज्य में राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन रखी जाती है ताकि वह अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के वास्ते तब तक के लिए अग्रिम धन दे सके जब तक कि संसद या विधानमंडल उसे प्राधिकृत नहीं कर देते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? 47 का सही उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान सुनना मिशन के बारे में। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने वर्ष 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था, ये भी जान लो। ठीक है, इन्हें ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1931 में नाइटहुड की उपाधि तथा वर्ष 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न से भी सम्मानित किया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। ठीक है, हम 5 सितंबर को डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए, आम चुनाव में मतदान। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी डी कहीं ना कहीं भाई मौलिक कर्तव्य होगा, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी मौलिक कर्तव्य है, और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान ये भी मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पूछा क्या गया था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमने बात किया कि ए वाला। तो एक सवाल तो ये आपको मिल गया, दूसरा सवाल जवाब ये भी मिल गया कि कभी पूछ ले मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो ये तो 3 तो कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान सुनना, आम चुनाव में मतदान का अधिकार एक संवैधिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। तो कौन सा अधिकार है? संवैधिक अधिकार, ना कि मौलिक कर्तव्य। तो कभी पूछ ले कि जो है जो आम चुनाव में मतदान का अधिकार ये क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए संवैधिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में बलिसावें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया था, इतना ये भी मालूम होना चाहिए आपको। और वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 66वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था, इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 49 है, एक तरफ राज्य है, एक तरफ है राज्यसभा के प्रतिनिधि, तो बताना है कौन से राज्य में कितने राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान का हो जाएगा 10, सही है। गुजरात का हो जाएगा 11, और यहाँ पर मैं पेन यूज़ नहीं कर सकता, नहीं तो आपको नहीं दिखेगा। राजस्थान का मैं बोल दे रहा हूँ, राजस्थान का 10 होगा, गुजरात का 11, कर्नाटक का 12, पंजाब का 7। ठीक है, अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 50 का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों पॉइंट सही। यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये बात सत्य है। पॉइंट नंबर 2 है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आवाहन के कारणों के विषय में सूचित करता है, ये भी बात सत्य है। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 87। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अगला सवाल, इसमें कहा गया है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की। ठीक है, अब ध्यान सुनना, नियंत्रक व महालेखा परीक्षा के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, इसमें जो है यानी कि इसमें लोक लेखा समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं, 17 राज्यसभा के होते हैं, ये चीज़ मालूम होना चाहिए। इसे प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से करता है, जो प्रायः विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। ठीक है, समिति के प्रमुख कार्यों के अंतर्गत CAG यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच प्रमुख है, जो राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें एक को सेम सवाल है, जिस तरीके से हम लोगों ने कई सारे सवाल में बात किया है। एक पॉइंट है अभिकथन ए, दूसरा है कारण। दोनों पॉइंट को लोग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे उत्तर कौन सा सही है। ए में है भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। दूसरा यानी आर है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो सवाल नंबर
जो है 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट, डी यानी कि ए गलत है किंतु आर सत्य है। अब ध्यान देना, ए गलत यानी कि जो ये पॉइंट है गलत लेकिन आर सही है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, अगला सवाल इसमें है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ठीक है, शून्यकाल को वर्ष 1962 में संसद में पेश किया गया था। यह वह समय है जब संसद सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व का मुद्दा उठा सकते हैं। भारतीय संसद कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्यकाल दोपहर में 12 बजे से लेकर 1 बजे के मध्य होता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की देन है। इतना कुछ आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 54 में। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। 54 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि धन विधेयक। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, डी में है धन विधेयक। ठीक है, तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। माफ करिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 317 में दी गई है। ध्यान देना, 317 में। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। 56 का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। सरकारिया आयोग का चार्टर देश में राज्य तथा केंद्र सरकारों के बीच संबंधों तथा सख्त संतुलन की जांच करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना था। संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, नीचे दिए गए तथ्यों पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे फिर सही उत्तर देना है। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। अब कौन सा उत्तर सही है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। 58 में है, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है। 58 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ठीक है, तो वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। और प्रथम आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1951 में, और उस समय के अध्यक्ष थे KC नियोगी। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, 1 मिनट। प्रश्न नंबर 59 है, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है। 59 का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। ध्यान देना कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है जिसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री और 9 अन्य सदस्य होते हैं। पदेन अध्यक्ष के अलावा अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। और NDMA की स्थापना जो है 2005 में हुआ था। ठीक है, और यह देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक एक वैधानिक निकाय है। 60 में है, वही सेम सवाल जिस तरीके से हम लोगों ने बात किया। ए और आर दिया गया है। ए में है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। आर में है, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 60 का सही उत्तर हो जाएगा, 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि अगर आप सभी को नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ, डी में है ए गलत है किंतु आर सही है, यानी कि ए वाला पॉइंट गलत है लेकिन आर वाला सही है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। अभी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ये चीज़ ध्यान देना, एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं।
अध्यक्ष के अलावा, ध्यान देना ये बात, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार तय होता है। ठीक है, वो पुनः भी नियुक्त हो सकते हैं, यानी एक बार नियुक्त होने के बाद दोबारा भी नियुक्त हो सकते हैं। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। ठीक है, अगला सवाल 61 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? 61 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि केसी नियोगी। अभी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 62 है, पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 62 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि पहले 3 आएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 2। दोस्तों ये सवाल पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस और यूपीएससी, ये 4 एग्जाम में मैंने खुद देखा है, और छोटे मोटे सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल ये है, इसको तो आप रट लो एकदम। पहले आएगा बी आर मेहता। बी आर मेहता समिति का गठन 1956 में हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भूलना मत, याद कर लो एकदम, उसको रट लो, कंठस्थ कर लो। अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है, तीसरा है जी के वी राव समिति 1985। फिर आता है एल एम सिंघवी समिति, ये आता है 1986। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ओके, आगे आइए। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? 63 का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 101वां संशोधन अधिनियम, यानी कि इसके द्वारा ही जीएसटी को लागू किया गया था। अच्छा, कभी पूछ ले 102 संशोधन अधिनियम में क्या था? तो इसमें था अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। ठीक है, यानी कि ओबीसी के बारे में। 103 में क्या था, जान लो। 103 में था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का आरक्षण, यानी कि ईडब्ल्यूएस। 104 में क्या है? 104 में था एससी एसटी के लिए लोकसभा तथा विधानसभा में आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा देना, जो 2020 में आई थिंक हुआ था। ठीक है, ये हुआ था कि बंद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इतना कुछ तो मालूम होना चाहिए आपको। कभी भी ये भी पूछ सकता है 104 के बारे में, 102 के बारे में, 103 के बारे में, तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैंने बता दिया। 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देना, एक तरफ है प्रावधान, एक तरफ है स्रोत, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं वो बताना है। सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अगर बात करें तो केंद्रीय की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, इंडिया में। ठीक है, तो फिर कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया दोस्तों कनाडा से लिया गया। ठीक है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, ये भी सही है। और डी आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया, ये भी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 66 में आ जाइए। इसमें है कि आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं, परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपयुक्त वाक को संविधान सभा की बहस में कहा था? 65 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। प्रश्न नंबर 66 में आ जाइए। निम्नलिखित कूटों को उनके घटनाक्रम अनुसार समझाइए। 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक मिनट 1 मिनट, ए यानी कि पहले 1 आएगा, फिर 3, फिर 2, 4। अब ध्यान देना, पहले आएगा गोलकनाथ वाद, ये था वर्ष 1967। फिर था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये था 1971। पहले ये आएगा, फिर ये आएगा 3 वाला। फिर आएगा केशवानंद भारती वाद, ये हुआ था 1973। लास्ट में क्या बचा? 42वां संविधान संशोधन, ये 1976 में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 67 के बारे में। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 61वां संविधान संशोधन, जो कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि उससे पहले 21 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 68 में बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन जो है अनुच्छेद 43A में नहीं है। ठीक है, ये 43B में है, ना कि ए में। ठीक है, तो ध्यान सुनना कि अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सरकार सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये इससे संबंधित नहीं था, तो इसका मतलब हुआ कि ए, बी और डी ये आपस में संबंधित हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। कभी पूछ ले कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का प्रतिकरण जो है ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अनुच्छेद
और 50 में, ठीक है। इसी तरह सी को तो मैंने आप सभी को बता दिया कि 43 बी में है, ना कि 43 ए में है। इसी तरह आपको बी को मालूम होना चाहिए और डी का भी मालूम होना चाहिए। कभी डी में पूछ ले कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये बातें किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 40 में ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे मेरे वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और जैसे हम लोग वीडियो के लास्ट में ये बात करते हैं कि हम लोगों ने आज कितना सवाल किया, कौन से सब्जेक्ट से कितना सवाल आया, तो उसी के सिलसिले में अब लास्ट में हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने 44 क्वेश्चन से स्टार्ट किया और 68 क्वेश्चन तक गए हैं, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने 24 सवाल बात किया है और 24 के 24 सवाल, ये सारे सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित है, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आप सभी से पहले ही बता चुका हूँ कि 20, 18, 22 सवाल आपके पॉलिटिक्स से आते ही आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।